नसीन, रूस और यूक्रेन के महाज से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया है। आई रिपीट, दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन खबर, नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस यूक्रेन के मैदान जंग के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और रूस के साथ मिलकर उन्होंने यूक्रेन की फोर्सेस के खिलाफ वहां पर बाकायदा तौर पर लड़ना शुरू कर दिया है। जंग में बाकायदा तौर पर अब नॉर्थ कोरिया शामिल हो चुका है। नॉर्थ कोरिया रूस और यूक्रेन की जंग में बरह रास्त एज अ कंट्री शामिल हो गया है। यानी इससे बड़ी कोई खतरनाक तरीन खबर इस वक्त दुनिया में खलबली मची हुई है। दुनिया की दौड़ें इस वक्त लगी हुई हैं कि तीसरा मुल्क ऑफिशियली, वैसे तो आप देखें ना कि यूक्रेन वाली साइड पर कितने ही वॉलंटियर्स वेस्ट से जाकर लड़ रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने बरह रास्त ऑफिशियली अपनी फौजें वहां पर भेजी हो। पहला अगर कोई मुल्क आया है तो वो नॉर्थ कोरिया है और वो रूस की तरफ से आया है और ऑफिशियली उसने जाकर वहां पर जंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। और नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ ये ही नहीं किया, इस वक्त सबसे ज्यादा नजरें नॉर्थ कोरिया के ऊपर आज लगी हुई हैं क्योंकि उन्होंने एक और काम भी इसके साथ कर दिया है। एक तरफ खबर के फौजें लड़ना शुरू हो गई हैं, दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर जंगी मशकों का आगाज कर दिया है। सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर, प्यूटन की अनाउंसमेंट के 24 घंटों के अंदर अंदर प्यूटन ने ऑर्डर किया कि न्यूक्लियर जंगी मशकें शुरू करें, तो नॉर्थ कोरिया ने जंगी मशकों का जवाब आगाज कर दिया और उन्होंने अपना पहला इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी टेस्ट कर लिया है। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अभी कुछ देर पहले नॉर्थ कोरिया की जानिब से कामयाबी के साथ टेस्ट कर लिया गया है और उसका जो निशाना था जिसको हिट करने के लिए उन्होंने ये टेस्ट किया है वो भी बहुत आम है। और इसके साथ खलबली मच गई है साउथ कोरिया और जापान में। साउथ कोरिया और जापान ये कह रहे हैं कि अब हम भी अपना न्यूक्लियर बनाएंगे, क्योंकि चाइना न्यूक्लियर, रशिया न्यूक्लियर, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर, और वो ये मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं और जंग में बाकायदा तौर पर नॉर्थ कोरिया शामिल हो चुका है। तो अब हमारे लिए नागुज़ीर है कि हम भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जापान और साउथ कोरिया। साथ खबर नाज़रीन ये आ रही है कि अमेरिका किसी भी वक्त अपने न्यूक्लियर वेपन्स रवाना कर सकता है जनूबी कोरिया के लिए, यानी शुमाली कोरिया के खिलाफ जनूबी कोरिया के लिए किसी भी वक्त अपने न्यूक्लियर वेपन्स है वो अमेरिका रवाना कर सकता है। मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स इजराइल की जो सबसे हसास तरीन बेसेस हैं उसमें घुसे हैं। कंफर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर कैजुअलिटीज हुई। इजरायली मीडिया ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि उनकी मोस्ट प्रोटेक्टेड, उनकी रीढ़ की हड्डी वाली बेसेस जिनके ऊपर सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया इजराइल की तारीख का सबसे बड़ा अटैक, वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं। यह ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है। साथ पता यह चला है कि इजराइल की जो पूरी इंजीनियरिंग बटालियन है, यानी वो फोर्स जो सबसे ज्यादा कीमती फोर्स समझी जाती है, जो इंजीनियरिंग फोर्स होती है, जो आपने गजा में देखी, हमने कितनी इसके बारे में रिपोर्ट्स भी रखी कि यहां पर इंजीनियरिंग फोर्स को निशाना बनाया गया, यहां पर निशाना बनाया गया। यह सबसे ट्रेंड, सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज वाली फौज होती है और इसके मकासद बहुत ज्यादा होते हैं और ये किसी भी जंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। खासकर जो अर्बन वॉरफेयर है, जैसे गजा में लड़ी गई या अब ये लेबनान के गांव और इधर उधर दाखिल हो रहे हैं जहां पर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, बॉम्ब्स हैं, तो ये इंजीनियरिंग फोर्स उनको टैकल करती है और जहां पर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगानी हो वहां पर लगाती भी है और निकालती भी है। बहुत सारे इसके काम होते हैं और इसका एक एक फौजी कई सालों की ट्रेनिंग और बेतहाशा वसाइल इस्तेमाल करने के बाद फिर एक फौजी इसका तैयार होता है। वो पूरी की पूरी इंजीनियरिंग फोर्स खत्म कर दी गई और खत्म किसने की? गजा में हुई है। अभी तो ये उतारी नहीं गई लेबनान के अंदर। तो आज पता चला है कि लेबनान के लिए वो अलग से इंजीनियरिंग फोर्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मसला वहां पर फिर ये आ रहा है कि बनेगी कैसे और कहां से फौजी निकालकर उनको ट्रेन करें, क्योंकि नई भर्तियां तो वहां पर हो नहीं रही है। साथ खबर यह है कि ईरान के जो एजेंट्स हैं वो घुस गए हैं, एक बार फिर उन्होंने कार्रवाई की है। ईरानियन जासूसों ने एक बार फिर इजराइल के अंदर कार्रवाई की है। तो दोनों महाज, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन, जो दुनिया को आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो दोनों से खतरनाक खबरें हमारे पास आ रही हैं। दोनों जगहों से आपके साथ शेयर करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आप दोनों को एक दूसरे के बगैर नहीं समझ सकते हैं। दोनों की फतह और दोनों की शिकस्त भी एक साथ होगी। अगर वहां पर रूस आ रहा तो यहां पर बहुत बड़ा इंपैक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि रूस की एक पूरी सप्लाई है जो यहां पर आ रही है, रूस की पूरी इंटेलिजेंस है जो यहां पर आ रही है, पूरी सपोर्ट है। तो दोनों ये महाज हैं वो कनेक्टेड हैं। तो कौन कहां पर कमजोर हो रहा है, कौन कहां पर फाते हो रहा है, ये आपस में लिंक है। तो ये खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले रूस यूक्रेन से जो बड़ी खबर आ रही है, जो दुनिया में खलबली, मतलब सबसे बड़ी हेडलाइन,
नॉर्थ कोरिया की फौज के हवाले से पहले यह खबर आई कि वो भेजने जा रहे हैं, फिर खबर आई कि नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस पहुंच गई हैं, और नेटो ने और अमेरिका ने कहा कि अगर नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस जंग में शामिल हुई, अगर उन्होंने बाकायदा तौर पर लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया, पहले तो यह थी ना कि वो रशिया के अंदर पहुंची हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने बाकायदा जंग के अंदर हिस्सा लिया तो अमेरिका और नेटो ने कहा यह हमारा लेजिटिमेट टारगेट होंगी नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस, हम इनको जो है निशाना बनाएंगे। ठीक है, तो अब नाज़रीन खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस ने लड़ना शुरू कर दिया है। नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस, जिसके हवाले से ज़ेलेंस्की ने कहा था दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड वर्ल्ड वॉर, यानी नॉर्थ कोरिया के आने के साथ इस पूरे तनाज़े की जो नेचर है वो ही बदल गई है। अब यहां पर रूस और यूक्रेन नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अब एक तीसरा मुल्क बराह रास्त इंटरवीन कर चुका है। तो इस तनाज़े की जो सारी नेचर है, जो इसके डायनामिक्स है, वो इस वक्त बदल चुके हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट अब और भी ओपन और एक्सपैंड हो चुका है। तो अगर रूस की तरफ से एक आया है, एक पहलवान उन्होंने नया उतारा है, अगर रूस ने अपना इत्तेहादी बुलाया है, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि अब यूक्रेन की तरफ से भी कोई ना कोई आएगा। मतलब अमेरिका अब क्या करेगा? अमेरिका क्या खामोश बैठेगा? नेटो क्या खामोश बैठेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और यह बात ज़हन में रखे कि रूस की जानिब से जंग क्यों छेड़ी गई थी, किस तरह वो 2 दहाइयों तक कोशिश करते रहे कि ये काम ना करो, तो वो सारा जिस तरह प्रोवोक करके उनको जंग छेड़ी गई, वो उस हिस्ट्री में हम नहीं जाते। तो बहरहाल अब सूरत हाल यह है कि जब नॉर्थ कोरिया आ गया है तो अमेरिका और नेटो खामोश नहीं बैठ सकते, उनकी तरफ से भी किसी ना किसी मुल्क ने आना ही है। और अगर नेटो का कंट्री एक भी आ गया तो इसका मतलब पूरा नेटो आ गया। तो अमेरिका और नेटो के लिए अब वो क्या करेंगे? खामोश नहीं बैठा जा सकता। लेकिन अगर वो शामिल होते हैं जंग के अंदर तो कैसे शामिल होंगे? आगे से तो नॉर्थ कोरिया अलग से जंगी मशकें और प्यूटन अलग से जंगी मशकें कर रहा है, तो फिर तो न्यूक्लियर लड़ाई, मतलब क्या नेटो और अमेरिका लड़ने जा रहे हैं रशिया से? क्या ये होने जा रहा है? यानी खामोश भी तो नहीं बैठ सकते, तो लड़ेंगे कैसे? उनको पता है कि रूस के साथ लड़ाई का नतीजा जो वो क्या निकलेगा। वो तो यूक्रेन को लड़वा कर रशिया को इकोनॉमिकली कोलैप्स करने जा रहे थे, कमजोर करने जा रहे थे, फिर इसको डिवाइड करने जा रहे थे। वो तो हुआ नहीं, ना प्यूटन आइसोलेट हुआ, ना इकोनॉमी तबाह हुई, तो वो रूस की फतह को कैसे कबूल कर सकते हैं? तो यहां पर ना चुप बैठा जा सकता है, ना रशिया को कन्फ्रंट किया जा सकता है। तो यहां पर एक्चुअल जो प्रेशर है वो अमेरिका और नेटो के ऊपर है। अब उनको फैसला करना है कि क्या वो एक न्यूक्लियर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, जिसमें किसी के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आएगा। तो ये स्ट्रेटजी प्यूटन की समझिए। देखिए, रशिया तो ऑलरेडी जंग के अंदर है, वो अपनी जानें भी कुर्बान कर रहा है, अपनी इकोनॉमिक लॉस भी कर रहा है, बहुत सारे जो नुकसान है इस वक्त रशिया उठा रहा है इस जंग की वजह से। लेकिन अमेरिका का तो इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। अमेरिका का कोई फौजी इसके अंदर शरीक नहीं है, ना उसका कोई जानी नुकसान हो रहा है, असलिया उसका पूरी दुनिया में सेल हो रहा है। एक तरह से हम रशिया से इन कंपैरिजन बात कर रहे हैं। तो रशिया कह रहा है कि भाई अच्छा, अमेरिका बाहर से बैठकर हमारे खिलाफ फंड करता चला जा रहा है, असलिया देता चला जा रहा है, तो हम तो जब हैं ही जंग में तो ये भी आ जाए। भाई हम तो जंग में हैं, हमारी जानें जा रही हैं, ये बाहर से बैठकर फंड कर रहे हैं तो आ जाए, फिर इन्हीं के साथ हम 2-2 हाथ कर लेते हैं। जब बात ही नहीं माननी, जब सीजफायर ही नहीं करना, तो अब हम इस तरह तो नहीं चलेंगे। तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया के फोर्सेस बुला ली, ये ऐसे नहीं बुलाएगी। तो अब रियल प्रेशर जो है वो अमेरिका के ऊपर है, और मैंने आपको बता दिया कि वो खामोश भी नहीं बैठ सकते। तो ये बड़ा डेंजरस और एक ऐसी अनसर्टेनिटी अब फैल गई है कि किसी को कुछ नहीं पता कि अब इसके आगे फिर क्या होने जा रहा है। ना नेटो सरेंडर करेगा, ना नेटो अपनी शिकस्त कबूल करेगा, और ना नेटो रूस से जीत सकता है। तो फिर तबाही आएगी। और यहां पर क्या आएगा? अब जरा अगली खबर देखिए। नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ यही काम नहीं किया, बल्कि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर जंगी मशकों का ऑर्डर कर दिया है और अपना पहला न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल भी टेस्ट कर लिया है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपना पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। कल नॉर्थ कोरिया ने यह अनाउंस किया था कि हम अपना इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं, और अभी कुछ देर पहले नॉर्थ कोरिया की जानब से यह मिसाइल जो है वो टेस्ट कर लिया गया है। खलबली मच गई है दुनिया में, भाई फायर हो गया न्यूक्लियर मिसाइल। और इंटरकॉन्टिनेंटल से मुराद यह है कि एक बरे आजम से दूसरे बरे आजम तक हिट करने वाला मिसाइल, यानी वो यहां से बरे आजम अमेरिका और बरे आजम यूरोप, वहां तक उनका मिसाइल जो है वो पहुंच सकता है। और ये जो उन्होंने पैसिफिक के अंदर ये धमाका किया है, तो यहां पर उनका निशाना जो है वो अमेरिका था, कि अमेरिका तक पहुंचने के लिए उन्होंने ये मिसाइल जो है वो टेस्ट किया है। जरा अब हेडलाइंस देखिए। मतलब दुनिया का मीडिया भर चुका है और नेटो में इस वक्त दौड़े लगी हुई हैं कि ये हो क्या रहा है। नॉर्थ कोरिया फायर्स बैंड मिसाइल्स इन लॉन्गेस्ट फ्लाइट येट, सबसे दूर दराज तक मार करने वाला मिसाइल जो कि बैंड था उसको नॉर्थ कोरिया ने फायर कर दिया। नॉर्थ कोरिया लॉन्चेस न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डिजाइन टू थ्रेटन यूएस। स्पेसिफिकली इसको
डिजाइन ही अमेरिका के हवाले से किया गया है। नॉर्थ कोरिया आईसीबीएम लॉन्च इंटेंडेड एज मैसेज टू राइवल्स। फिर किम जोंग उन का बयान भी सामने आया कि हमने दुश्मनों को इस मिसाइल के साथ जो वो पैगाम दे दिया है। नॉर्थ कोरिया कुड टेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब साउथ कोरिया। अब ये टेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर जंगी मशकें और ये बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल, इसमें फर्क क्या है? फर्क नाज़रीन ये है कि जब न्यूक्लियर जंगी मशकें होती हैं, ये रोज रोज तो होती नहीं है। जैसे आप सुनते हैं कि अच्छा जी बहरा अरब में जंगी मशकें शुरू हो गई हैं, फलानी ये अलग होती हैं। न्यूक्लियर जंगी मशकें अलग होती हैं और वो रोज रोज नहीं होती हैं। आप पता नहीं लास्ट टाइम कब दुनिया में न्यूक्लियर जंगी मशकें हुई थी। तो न्यूक्लियर जंगी मशकों के अंदर क्या होता है कि वो न्यूक्लियर लेकर जाने वाले मिसाइल टेस्ट करते हैं। जैसे उन्होंने बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर जा सकता है, वो टेस्ट किया है। न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चलाया है। न्यूक्लियर जंगी मशकें ऐसी ही होती है, लेकिन उससे अगला स्टेप भी है जो उसके बाद तो फिर कुछ रह नहीं ना जाता। वो प्रॉपर मिसाइल चलाना है, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियर बम चलाना है। इसमें अभी मिसाइल टेस्ट हुआ है, साथ उसके न्यूक्लियर वॉरहेड अटैच नहीं था, खाली एक मिसाइल था कि वो क्या न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकता है या नहीं, उसके साथ न्यूक्लियर बॉम्ब अटैच नहीं था। अब साउथ कोरिया ये कह रहा है कि आने वाले घंटों के अंदर, आने वाले 2 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर, हफ्ते के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बकायदा तौर पर उसका धमाका कहीं हो सकता है। यानी दुनिया में लास्ट टाइम कब न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका हुआ था, ठीक है? तो न्यूक्लियर बॉम्ब का बकायदा धमाका इस वक्त नॉर्थ कोरिया कर सकता है कहीं पर भी। तो ये मतलब अब मुझे बता, इससे आगे कुछ चीज है कि वो न्यूक्लियर चलाने जा रहे हैं, मतलब वो चलाकर कहीं दिखा देंगे कि अब जरा मामला चल गया, न्यूक्लियर चल गया, बस वो साउथ कोरिया कह रहा है कि वो होने जा रहा है, ठीक है? खाली अब बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, मतलब वो भी बहुत बड़ी बात है। ये सेकंड लास्ट स्टेप था जो आज उन्होंने किया है, और जो आखिरी स्टेप यानी प्रॉपर न्यूक्लियर चलाना, वो साउथ कोरिया कह रहा है वो भी होने जा रहा है। नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर्स वन ऑफ द न्यूएस्ट most powerful ballistic missiles. North Korea conducts a military launch of one of its most powerful ballistic missile to boost its nuclear deterrent. अब ये बात ध्यान में रखें कि नॉर्थ कोरिया की भरपूर सपोर्ट इस वक्त हिजबुल्लाह को हासिल है, नॉर्थ कोरिया की भरपूर सपोर्ट इस वक्त ईरान को हासिल है। पिछले दिनों किम जोंग उन ने एक स्पेशल कमेटी भेजी थी ईरान, जिसमें इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों टर्म्स जो है वो डिस्कस हुए थे। बड़ी स्पेशल कमेटी उन्होंने भेजी थी, हाई लेवल डेलीगेशन भेजा गया था। और जो हिजबुल्लाह की टनल्स हैं, जो ईरान की टनल्स हैं, उनके नक्शे भी नॉर्थ कोरिया से मिलते हैं, यानी वहां से ये वो डिजाइन लिए गए हैं जो हिजबुल्लाह की टनल्स है। तो नॉर्थ कोरिया का बड़ा क्लोज कोऑपरेशन और बड़ी सपोर्ट इस वक्त नॉर्थ कोरिया की जानिब से दी जा रही है। तो ये काम उन्होंने किया है। अब इसके बाद भाई बचता क्या है, जब मतलब नॉर्थ कोरिया की फौजें भी लड़ना शुरू हो गई हैं और साथ उन्होंने आज ये मिसाइल भी चला दिया है, तो अब वो नेटो सोच रहा है और साउथ कोरिया सोच रहा है और जापान सोच रहा है, क्योंकि हमसाया तो वही हैं और सबसे ज्यादा खतरा उनको पैदा हो गया है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर नहीं है। एक तरफ चाइना है, दरमियान में साउथ कोरिया, आगे नॉर्थ कोरिया, तो दरमियान में पिसे हुए, उधर जापान है साथ, और जापान का फड्डा रशिया से और चाइना से आपके सामने है और नॉर्थ कोरिया से। तो अब दोनों ने कहा है कि हमें न्यूक्लियर बनाने की इजाजत दी जाए। अमेरिका से उन्होंने कहा, क्योंकि जापान चूंकि दूसरी आलमी जंग हारा था, उसके बाद से रिस्ट्रिक्शंस हैं जापान के ऊपर। जापान की अपनी फौज नहीं है, जापान के मुल्क में अमेरिकी फौज है जो उनको प्रोटेक्ट करती है। ये वर्ल्ड वॉर 2 की रिस्ट्रिक्शन चली आ रही हैं, वो तब का मुआहदा कि अपनी फौज नहीं बनाएंगे और ये अपना असला नहीं बेच सकेंगे। वो अभी कुछ थोड़ा थोड़ा मामला मतलब रिस्ट्रिक्शंस कम होना शुरू हुई हैं। तो अब जापान कह रहा है कि हमें न्यूक्लियर बनाने की इजाजत दी जाए, और साथ साउथ कोरिया। और अमेरिका का पैगाम यह आया है कि वो किसी भी वक्त अपने न्यूक्लियर मिसाइल भेज सकते हैं और पूरी तरह से डिफेंड करेंगे साउथ कोरिया को। अभी अभी पेंटागन का इस बैलिस्टिक मिसाइल के फायर होने के बाद स्टेटमेंट सामने आया, यूएस विल डिफेंड साउथ कोरिया विद ऑल वेपन्स टाइप्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर भी चलाना पड़ा तो हम वो चलाएंगे। तो जो अमेरिकी न्यूक्लियर पावर्ड जो त्यारे हैं, वो किसी भी वक्त बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया में लैंड हो सकते हैं एक डेटर्नेंस के लिए। तो यहां पर ये मामला जो है ना वो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है, सिर्फ नेटो की प्रोवोकेशन की वजह से, अमेरिकी फुलिश पॉलिसीज की वजह से। देखिए दुनिया किस दहाने के ऊपर आकर खड़ी हो गई है। और ब्रिक्स ने जो फैसला किया कि डी-डॉलराइजेशन करेंगे, तो क्यों उन्होंने फैसला किया, मिडिल ईस्ट की जंग ले लें, और वो जंग नहीं है। और यूक्रेन का मामला आप देख लें किस तरफ जा रहा है, और ये मीनिंगलेस है। न्यूक्लियर वॉर दुनिया पहली बार देखेगी, और कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा, तो बचने वाले देखेंगे कि कौन फाते हुआ। तो बहुत बड़ी तबाही है और ये एक मीनिंगलेस वॉर है। आप देखिए कि बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं उनके हवाले से खबरें आ रही है कि वो अपने न्यूक्लियर बंकर्स बनवा रहे हैं, और वहां पर 5-5, 10-10 साल के इंतजामात हैं कि वो अंडरग्राउंड रह सकेंगे और वहीं पर सब्जी उगा सकते हैं, खाना पीना उगा सकते हैं 5 से 10 साल तक।
ऐसे वो बंकर्स बनवा रहे हैं, ऐसे मतलब वो अंडरग्राउंड अपनी जो प्लेसेस हैं वो इस तरह से बना रहे हैं कि वो न्यूक्लियर भी उन पर असर नहीं करेगा और 10 साल तक वो नीचे रह सकेंगे। क्योंकि जब सरफेस के ऊपर इतने न्यूक्लियर मिसाइल चलेंगे तो ये वाली जो जमीन है ये सब्जियां उगाने और खाना पीना उगाने के लिए, मतलब फसलें उगाने के लिए साजगार नहीं होगी। ठीक है, जब न्यूक्लियर मिसाइल इस तरह चलेंगे न्यूक्लियर वॉर के अंदर, तो इसलिए वो अंडरग्राउंड अपनी फैसिलिटीज जो है वो इस वक्त बनवा रहे हैं। दुनिया में जो बिलियनर्स हैं उनमें बड़ी तेजी के साथ ये रुझान है, अमेरिका में बहुत तेजी के साथ, यूरोप में बड़ी तेजी के साथ ये रुझान जो वहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो ये रशिया और यूक्रेन के हवाले से आने वाली खबरें। अब जरा आ जाते हैं मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या हो रहा है। और मिडिल ईस्ट से जो पहली बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह की जानिब से इजराइल को पहुंचाया गया है, बहुत बड़ा धचका, और एक तरह से उनके रीढ़ की हड्डी को हिट किया गया। सबसे जो हसास तरीन बेसेस, जो 4 बेसेस को कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ, वहां पर अब ये ताजा तरीन कंफर्म्ड रिपोर्ट्स इजरायली मीडिया की जानिब से आ रही हैं कि वो तमाम फैसिलिटीज हिट हुई हैं, तमाम फैसिलिटीज के अंदर कैजुअलिटीज हुई हैं। ये इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है। रीढ़ की हड्डी हैसियत रखने वाली बेसेस हिट हुई और वहां पर कैजुअलिटीज इस वक्त इजरायली मीडिया जो है वो कंफर्म कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा हमला अब तक का हिजबुल्लाह का बन चुका है। Correspondents in Tel Aviv quoted local sources as saying that Hezbollah launched missiles and drones in a special way. स्पेशल वे के अंदर उन्होंने मिसाइल भेजे। अ सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक बेस, जो सबसे हसास और स्ट्रेटेजिक लेवल की बेसेस है, यानी जो कौमी सलामती वाली बेसेस है जहां से जंग मैनेज होती है, उनको हिट किया। इन द इलाकियम एंड एन शमीर एरियाज नियर हदेरा एंड द एदम बेस ईस्ट ऑफ तिल अवीव एंड कैजुअलिटीज अकर्ड इनसाइड द बेसेस। तिल अवीव की ये जो बेस है आदम, यहां पर ट्रेनिंग कैंप था, मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल वाली ये बेस है, ट्रेनिंग कैंप जहां पर मतलब उनकी स्पेशल फोर्सेस आकर ट्रेनिंग करती हैं, उसको हिट किया गया। और इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि इन तमाम बेसेस के अंदर कैजुअलिटीज हुई हैं। तो बहुत बड़ी हजीमत और बहुत बड़ी शिकस्त है। और मैं आपको बता दूं, जो हम पहले भी चीज डिस्कस की कि एक चीज जो नेतन्याहू को घुटने टेकने पर मजबूर करेगी, सबसे ज्यादा जो ऊपर वाला फैक्टर है, वो किसी का दबाव नहीं, किसी का कुछ भी नहीं, वो है इसके फौजियों की कैजुअलिटीज और अंदर से बढ़ता हुआ प्रेशर। यही है जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इसको मजबूर करेगा। कैजुअलिटीज जब हो जाएंगी जिस तरह से हो रही हैं, अगर यही 10-15 दिन सिलसिला मजीद 20 दिन जारी रहता है, नेतन्याहू आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये तो भाई फौज ही जब नहीं लड़ पा रही, वो दुनिया का प्रेशर तो मेंटेन कर सकता है, लेकिन फौज लड़ ही नहीं पा रही, तो फिर वो कैसे खुद जाकर हथियार उठाकर लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और बेसिस के अंदर भी बैठे उसके फौजी अगर महफूज नहीं है तो फिर इसके अलावा साथ है इंजीनियरिंग जो फोर्स है, इंजीनियरिंग बटालियन है, जो सबसे बेशकीमती, सबसे इंपॉर्टेंट, और गजा जंग में उसका बड़ा किरदार, और एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाना, निकालना, टनल्स को डिस्कवर करना, टनल्स को तबाह करना, मतलब जो इंजीनियरिंग बटालियंस होती हैं, जो आप इसको समझ सकते हैं, उनका बड़ा मुश्किल काम होता है और बड़ा मतलब जंग के लिए इनकी बहुत जरूरत होती है, और ये बड़ी ही बेशकीमती ये फोर्स होती है। अब खबर आई है जनाब, वो तो खत्म ही हो चुकी है। यानी इजराइल ने कई साल लगाकर जो बनाई थी इंजीनियरिंग फोर्स, उसको खत्म कर दिया। खत्म किसने किया? गजा ने किया, क्योंकि अभी तक तो वो वहीं पर ही इस्तेमाल हो रही थी। डिसीजन टू एस्टैब्लिश अ न्यू इंजीनियरिंग बटालियन फ्रॉम द रेगुलर फोर्सेस इन लाइट ऑफ द मैन पावर क्राइसिस इन द आर्मी। अब वो कह रहे हैं कि रेगुलर फोर्स से एक अलग से इंजीनियरिंग बटालियन बनाई जाएगी। अब रेगुलर फोर्स से जो वो बना रहे हैं, ये और भी ज्यादा उनके लिए खतरनाक और हजीमत वाली बात है, क्योंकि रेगुलर फोर्स तो है ही 1.5 लाख के करीब, रिजर्व फोर्स 4 लाख के करीब है। तो वो कह रहे हैं कि मैन पावर क्राइसिस, वो कह रहे हैं इतना मैन पावर क्राइसिस है कि रिजर्व या नई भर्तियां नहीं हो पा रही। तो वो जो रेगुलर फोर्स है, जो है ही 1.5 लाख के करीब, उसमें से अब फौजी निकालकर इंजीनियरिंग बटालियन बनाई जाएगी। मतलब इस लेवल का मैन पावर क्राइसिस है वहां पर। ये सारे सबूत है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप मिलिट्री डायनामिक्स को समझते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि रेगुलर फोर्स तो वो होती है ना कि जिसके जरिए मतलब आपने बस बचाना है अपने कंट्री को, जो कि ये दरअसल कब्जा है। रेगुलर फोर्स में अगर ये हालत हो गई है, जब आपका बिल्कुल आखिरी वो बैटल लड़ी जाती है, तो रेगुलर फोर्स फिर मतलब रिजर्व फोर्स तो उतनी ट्रेन नहीं होती, उसकी आपकी जो सारी हिफाजत है वो तो रेगुलर फोर्स कर रही होती है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि उसमें से अब इंजीनियरिंग बटालियन, यानी इतने भी उनको 5000 बंदा भी अवेलेबल नहीं है कि वो उसके इंजीनियरिंग फोर्स जो है वो बना सकें। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि इंजीनियरिंग पूरी फोर्स को जो है वहां पर गजा ने खत्म किया। ये मजीद रिपोर्ट्स आएंगी इस हवाले से। अच्छा, शिन बेत ने आज एक और खबर दी है। शिन बेत ये कह रही है, जो मोसाद के बाद दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ये कह रही है कि मजीद जो ईरानी एजेंट्स हैं उन्होंने मजीद ऑपरेशंस किए हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है। अरेस्ट ऑफ इजरायली सिटीजन ऑन द चार्जेस ऑफ स्पाइंग फॉर ईरान
इजरायली सिटीजन्स। इजराइल की तारीख का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो रहे हैं। इजराइल की तारीख का सबसे बड़ा ब्रीच हुआ है कि इजराइल के अंदर से ये नेटवर्क काम कर रहे हैं। इजरायली सिटीजन्स कभी भी ईरान अपना नेटवर्क वहां पर कायम नहीं कर सका इजरायली सिटीजन्स के जरिए। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जिनके पास इजरायली पासपोर्ट्स हैं, इजरायली शरीयत है, वो ईरान के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ईरान की जो है वो कामयाबी है। आगे नाज़रीन चले तो जरा आइजनकोट का एक बयान देखिए आखिर में। नेतन्याहू इज प्रैक्टिकली कोऑपरेटिंग विद द ईरानियन स्ट्रेटजी ऑफ ड्रेनिंग इजराइल अंटिल इट कोलैप्सेस इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंट ऑफ थ्रेट। वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू जिस तरह से इस जंग को लेकर चल रहा है, ये तो असल में ईरानियन स्ट्रेटजी है। नेतन्याहू असल में ईरान का फायदा कर रहा है इस जंग के जरिए, यानी जो ईरान की स्ट्रेटजी है वो ईरान को जरूरत ही नहीं पड़ रही, बल्कि नेतन्याहू खुद उनकी स्ट्रेटजी को पूरा कर रहा है। क्योंकि ईरान और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी यही है कि इसराइल को ड्रेन करना है, इसराइल के रिसोर्सेज को निचोड़ना है, यानी उसकी अस्करी पावर को आहिस्ता आहिस्ता तबाह करना है, उसकी इकोनॉमिक पावर को, उसकी लेजिटिमेसी को, उसके इत्तेहादियों को, ये तमाम जो है ना इसको ड्रेन करना है। तो वो कह रहा है कि नेतन्याहू इस बात को नहीं समझ रहा कि हम अचानक से जाकर कोलैप्स हो जाएंगे और हमें किस लेवल के थ्रेट्स का सामना है, बल्कि वो बस आगे बढ़ रहा है बगैर वजह क्या गए। लेकिन जब आप हारते हैं तो अक्लमंदी यही होती है कि उसके बाद सरेंडर कर दिया जाए या मुआहदे की तरफ आ जाए। हारने के बावजूद जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं बचेगा। हारने के बावजूद जब आगे बढ़ते हैं तो ये इसराइल के साथ इस वक्त हो रहा है। वो हार चुका है, लेकिन चूंकि पीछे से मिलिट्री सपोर्ट आ रही है, गोला बारूद अभी भी उनके पास बाकी है और दुनिया फोर्स नहीं कर रही, तो वो बम तो गिरा रहे हैं, लेकिन जीत फिर भी उनकी नहीं हो रही है और ना होने वाली है। बल्कि ये तमाम जो चीजें हैं, उनकी जो बची कुची पावर है वो भी साथ साथ खत्म हो रही है। तो ये अंदर से बिल्कुल खोखला होता चला जा रहा है और ये मुकम्मल कोलैप्स कर जाएगा। ये आइजनकोट, उसका साबका आर्मी चीफ और इसकी वॉर कैबिनेट का मेंबर ही, उसका ये बयान है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।